एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो गया है उत्तर मांगे प्रदेश का। आज मंगलवार है और मंगल के दिन यूपी में सियासत का दंगल देखने को मिला है। बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन में मायावती ने भाजपा पर जमकर हमला बोला, तो वहीं 3 दिन के यूपी दौरे पर आए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा ठोका है कि वो मजबूती के साथ यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो वहीं भाजपा भी 2022 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रबुद्ध वर्ग को साधने में जुटी है, जिस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी की सियासत के दंगल में किसका मंगल होगा। इसी पर करेंगे खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में मंगलवार का दिन सियासी दंगल से भरा है। ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। पहली तस्वीर बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की है, जिसका आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय लखनऊ में समापन किया। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिखाई दिया। तो दूसरी तस्वीर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की है, जो 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। ओवैसी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा और भाजपा पर हमला बोला, तो साथ ही पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो वहीं भाजपा की भी प्रबुद्ध वर्ग पर नजर है, जिसके तहत भाजपा का 6 जिलों की विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लंबे वक्त बाद किसी आयोजन में मायावती शामिल हुई। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन में बसपा सुप्रीमो ने एक और प्रबुद्ध वर्ग को सम्मेलन के लिए धन्यवाद दिया, तो साथ ही साफ कर दिया कि अगर प्रदेश में बसपा की सरकार आई तो ब्राह्मणों को सुरक्षा और सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही ब्राह्मणों पर अगर कोई अत्याचार हुआ है तो उसकी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि अगली सरकार बनने पर वो कोई स्मारक या मूर्ति नहीं बनवाएंगी, क्योंकि उन्हें महापुरुषों को जो सम्मान देना था वो दे चुकी हैं। यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैंने अपनी 4 बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में, तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियाँ आदि स्थापित की। ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली 4 रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने सपा बसपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के पार्टी में शामिल होने पर कहा कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही ओवैसी ने अतीक अहमद को पाक साफ भी करार दिया। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक और बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज समापन हुआ, तो दूसरी ओर भाजपा का 6 जिलों की विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहा है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह से प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ लाकर 2022 में सत्ता के शिखर पर पहुंचा जाए। हालांकि मैनपुरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधा है। ये सब झूठे सम्मेलन हैं, असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे। ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। जब इनका भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उठाएंगे तो पहले पन्ने पे लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और दूसरे पन्ने पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी को लेकर के नई योजना बनाएंगे, जिससे डेयरी को बढ़ावा दे सके और ग्रामीण और गांव की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके।
ये दोनों पन्ने फाड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। 2022 के चुनावी समर में धर्म और जाति की सियासत हावी है। हालांकि सत्ता के सिंहासन पर जनता किसे बैठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और देखिए, इसी पर खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, खास पैनल जुड़ गया है। धर्मवीर चौधरी, प्रवक्ता बसपा, सतीश प्रकाश, बसपा समर्थक, शिवम त्यागी, नेता भाजपा, और शैलेश अरोड़ा, मेरे संवाददाता जुड़ गए हैं अयोध्या से हमारे साथ। चूंकि अयोध्या में आज असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले धर्मवीर जी, आप ही के पास आऊंगी। देखिए, धर्मवीर जी आपके पास। पहले अपडेट जरा ले लेते हैं, मेरे सहयोगी चूंकि मौजूद हैं अयोध्या में। शैलेश, क्या अपडेट्स है आपके पास? और देखिए, के लिए रोज वोट दी गई है, मगर दल ही नहीं। ये विकास हो रहा है बाबा के दौर में। बाबा के पास एक ही फार्मूला है, जाके बाबा को बोलिए सर वो लोग नाम बदल दो, काम हो जाएगा। फिरोजाबाद में 50 बच्चे डेंगू से मर गए। 50 बच्चे, क्या नाम बदलने से बच्चे मरना बंद हो जाएंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यह आपके रुदौली में मेरे पास रिकॉर्ड है। ये अखिलेश भी नहीं बोल सकते, ना कांग्रेस ना बसपा के लोग बोल सकते हैं। वो सिर्फ आपको बोलेंगे वोट डालो, वोट डालो, हमको वोट डालो। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, 2019-20 में मोदी सरकार ने बाबा की सरकार को 116 करोड़ रुपए दिए कि मुसलमानों के उन गांवों में जहां पर 25% माइनॉरिटी रहते, काम कराओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। 116 करोड़ दिए गए। और जिसमें तो देखिए, अयोध्या में मौजूद हैं असदुद्दीन ओवैसी और जमकर निशाना साध रहे हैं, भाजपा हो, सपा हो या फिर बसपा हो। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, देखिए, एक तरफ आप तमाम जातियों के हितैषी हैं, ऐसा खुद को बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए असदुद्दीन ओवैसी तो आपको भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप पर भी सीधा हमला बोल रहे हैं कि आप में भी दम नहीं है, खुलकर कुछ बात बोल दे। नहीं प्राची जी, ऐसा नहीं है। आपने कहा हम हितैषी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हितैषी हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में 2007 से जो 12 की सरकार बनाई थी, उसमें सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व आदरणीय बहन जी ने दिया था। और इस आज़ाद भारत में 70 साल के इतिहास में जितना प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया, वो सबसे ज़्यादा दिया गया। और आगे भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपने संबोधन में कहा है कि हम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का जो मान सम्मान है, तरक्की है, उनकी सुरक्षा है, उसका पूरा ख्याल 22 के चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तो पूर्णतः रखा जाएगा। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो आदरणीय बहन जी कहती हैं वही करती हैं। हमने ये करके दिखाया भी है। बहुजन समाज पार्टी की नेता की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। तो प्राची जी, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो पहले अपने गिरीबान में देखें। अगर एक उंगली सामने वाले के ऊपर उठती है तो 3 उंगलियां निश्चित ही वो स्वयं के ऊपर उठती हैं, और वो बताती हैं कि पहले आप अपने गिरीबान में झांकिए और तब सामने वाले से बात करिए। तो ये जो ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, ये घूम तो कहीं भी सकते हैं। संविधान में ये इनको अधिकार बाबा साहब ने दिया है कि कोई भी भारत का नागरिक कहीं भी घूम सकता है, लेकिन राजनीतिक जमीन उनके पास में उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब का जो प्रदेश है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर जो सद्भाव हिंदू और मुस्लिम का सदियों से चला आ रहा है, उसको ये ओवैसी जैसे लोग, आरएसएस बीजेपी के लोग कभी खराब नहीं कर सकते। और ये ओवैसी साहब तो बीजेपी की बी टीम के रूप में प्रचारित है। ये जाते वही हैं जहां आरएसएस वाले इनको कहते हैं, और ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, उंगली का फॉर्मूला आपने मुझे समझाया, तो देखिए ये फॉर्मूला तो फिर आप पर भी लागू होगा। अगर आप किसी पर उंगली उठाएंगे तो फिर 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी। ये फॉर्मूला तो आप पर भी जरूर लागू होगा। शिवम जी, देखिए, सीधे सीधे आरोप आप पर लगा रहे हैं धर्मवीर जी। उंगली नहीं उठा रहे हैं।
ठीक है धर्मवीर जी, देखिए आपकी बात आ गई। मैं जरा शिवम त्यागी जी के पास चली जाती हूँ, आपके आरोपों का जवाब उनसे ले लेते हैं। शिवम जी देखिए, आप पर आरोप है कि एक तो आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है, दूसरी बात यह कि ओवैसी आपकी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है आप पे। मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा कि धर्मवीर जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मायावती जी बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। उनकी रैलियों में लगते थे नारे, तिरक तलाजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। तो ये जूते चार तो मारते ही हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वो कहती है वो करती है। दूसरी बात एक और है, इन्होंने कहा जूते तो आप जनता में मार रहे हैं, 22 करोड़ जनता को आप जूते नहीं मार रहे हैं, आपसे गुजारिश गोली भी मार रहे हैं। ब्राह्मण समाज के 500 से ज्यादा हत्या। धर्मवीर जी देखिए, जब आप बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे तो शिवम जी सुन रहे थे, अब आपने ही तो आरोप लगाए हैं ना, सुन तो लीजिए। प्राची जी इनके पास में कोई धर्मवीर जी देखिए, चर्चा में अगर आए हैं तो सुन लीजिए ना। तो मैं चैलेंज है, मेरा चैलेंज है इनको, शिवम त्यागी को चैलेंज करता हूँ, ये दिखाएं क्लिप वीडियो दिखाएं ये, वरना ये मनुवादी लोग जो है इस तरीके के आरोप लगाना बंद करें। ठीक है धर्मवीर जी, ठीक है सर, आ गई ना आपकी बात, आपने चैलेंज दे दिया। आप जरा शिवम जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, और मेरी आपसे गुजारिश है आप प्लीज थोड़ा चुप रहिएगा ताकि उनकी बात भी हमारे सामने आ जाए। शिवम जी, मैं बड़ी शालीनता से डिबेट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप 45 सेकंड बोले हैं, मैं बड़ी शालीनता से आपको सुन रहा था, तो आपकी बुजुर्गियत का सम्मान करते हुए अगर आप में थोड़ी सी भी समझ और अकल है तो कृपया करके 45 सेकंड मुझे बोलने दें, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा, जो बोलोगे मैं सुनूंगा। तो दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि अडवाणी की श्रेणी में नहीं हूं, अडवाणी जी की श्रेणी में नहीं हूं। धर्मवीर जी फिर अडवाणी जी, अरे भाई अडवाणी जी की श्रेणी में आने के लिए ना उनके जैसे गुण होने चाहिए। अडवाणी जी की श्रेणी में डाल रहे हो आप, तो हर व्यक्ति को बीजेपी के हर व्यक्ति को लाल कृष्ण अडवाणी जी बना देना चाहते हैं। बैठे हुए स्टूडियो में इसका ये मतलब तो नहीं है जैसे आप लाल कृष्ण अडवाणी जी को आपने मजबूर होता है और बुजुर्ग को बना दिया। धर्मवीर जी देखिए, अगर आप सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, तो फिर इस डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपने आरोप लगाए, आपने सवाल पूछे, तो जवाब शिवम जी देंगे, आप उन्हें एक बार जवाब देने दीजिए। 45 सेकंड्स का वक्त वो मांग रहे हैं, इतना भी वक्त नहीं दे पाएंगे क्या आप शिवम जी? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिसके पास तर्क खत्म हो जाते हैं वो सबसे पहले गलत बातें और लड़ना ही शुरू करता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बहन जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब हम और स्मारक और मूर्तियां नहीं बनवाएंगे, क्योंकि पता है ना पिछली बार सरकार उसी वजह से चली गई थी, तो अब और नहीं बनवाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं मानती हैं कि गलती हुई है। दूसरा, कहते हैं कि हम सबका ध्यान रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अरे भाई, 4.5 साल में आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं आप, कैसे ख्याल रखेंगे? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ऐसे करेंगे? अरे जितने आपके विधायक थे, सांसद थे, वो भी अगर कोरोना के समय में जनता के बीच में जाते तो जनता की मदद होती। चुनाव आया तो आ गए गिद्धों की तरह कि नहीं भाई हम भी हैं। ओवैसी जी भी बच्चों की एक लिस्ट लेकर आ गए। अरे इससे पहले भी कभी उत्तर प्रदेश में आ जाते। ये 23 करोड़ जनता तो यही रहती है, कहीं गई थोड़ी ना है, लेकिन बस इलेक्शन के लिए आएंगे, बाकी गायब। जनता एक ऐसा नेता चाहती है जो 24 घंटे सुख दुख में उनके साथ हो, उनके साथ हर परेशानी में खड़ा रहे, कोरोना में खड़ा रहे, बुखार में खड़ा रहे, हर जगह खड़ा रहे। ऐसे नहीं कि इलेक्शन आए, अखिलेश भैया भी हैं, बहन जी भी हैं, ओवैसी भी है, सब आए, सब सम्मेलन करें, स्वागत है, ये लोकतंत्र है। लेकिन इनका उठना कुछ नहीं है और ये जानते हैं अच्छी तरीके। ठीक है शिवम जी, देखिए सम्मेलन तो आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं, वो बात अलग है। मैंने कहा ना सबका स्वागत है, लोकतंत्र। धर्मवीर जी 45 सेकंड में खत्म कर दिया, 45 करके ऐसे ही लड़ते रहिए। हमारे साथ सतीश प्रकाश भी जुड़ रहे हैं, बसपा समर्थक, उनके पास चल लेते हैं। सतीश जी देखिए, अब सीधे सीधे आरोप ये लग रहे हैं कि बहन जी ने कुछ तो किया नहीं 3.5 साल में, और अब जब चुनाव सामने आ गए हैं, जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, तो अब प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। देखिए प्राची जी, आमतौर पे बीजेपी और शिवम जी की जो पार्टी है वो इस तरह की भ्रांति फैलाती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के नहीं है, एक विपक्षी दल होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश की जनता की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाए। आप अगर देखेंगे कि आज बहुजन समाज पार्टी, जो लोग ये आरोप लगाते थे कि बहुजन समाज पार्टी सड़क पे आंदोलन नहीं कर रही है, आज बहुजन समाज पार्टी अपने प्रबुद्ध प्रकोष्ठ वर्ग का जो है सम्मेलन का समापन कर रही है, और बाकी जो दल है उसमें सपा भी है, उसमें बीजेपी भी है, ये उन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, देखिए सुनिए, शिवम जी और तमाम बीजेपी के लीडर्स का जो हालात जो पैदा हुए, ये चाहते हैं, अभी भी बीजेपी और तमाम लोगों का आईटी सेल इस बात को हवा देता था कि हमारा चुनाव सपा के साथ है, जबकि ये सच्चाई नहीं है।
उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक दल के रूप में, और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हालात बने, तो क्या सतीश जी वाकई में सिर्फ विपक्ष की लड़ाई है? कौन बेहतर विपक्ष है यही साबित करने की कोशिश कर रही है तमाम राजनीतिक पार्टियां भाजपा के अलावा? जवाब दे दूं? ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सुनिए। देखिए, मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। आप मान लीजिए, तमाम कानून व्यवस्था की अगर आप बात करते हैं, शिवम जी भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहन जी की जब सरकार 2007 से 2012 तक रही तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर। ठीक है शिवम जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, मेरे पास समय ब्रेक का हो रहा है। देखिए जुम्मा 4 दिन इनको आए हुए प्रदेश में कहते हैं अब हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इलेक्शन से पहले याद नहीं आई विपक्ष की भूमिका आपको सतीश जी? क्यों इलेक्शन आते ही विपक्ष बन गए और अभी भी खैर आपने मान लिया कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। शिवम जी, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम तो आपके केंद्र को भी हिला देंगे कि बहुजन समाज के लोग पूरे भारत में रहते हैं। लॉजिक है भाई, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है और अपने आप को बेहतर प्रोजेक्ट करने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। मैं माफी के साथ आप तीनों को रोकूंगी क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार चर्चा करेंगे। चल लौटेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और तमाम राजनीतिक दलों ने अब अपनी चाल चलनी भी शुरू कर दी है और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले धर्मवीर जी, शिवम जी ने सवाल उठाए थे कि बीते 4.5 साल से आप लोग कहां थे, जमीन पर नजर क्यों नहीं आए? मूर्तियों का भी जिक्र किया था, जिनका जिक्र आज मायावती ने किया है और कहा है उन्होंने कि अब हम मूर्तियां नहीं बनवाएंगे, अब हम विकास के और अन्य काम करेंगे। इस पर भी सवाल दागे हैं शिवम जी ने। प्राची जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शुरू किए हुए कार्यों को ये 2 टर्म की सरकारें, माननीय अखिलेश यादव जी की और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई हैं। जो जेवर एयरपोर्ट की जमीन का कार्य आदरणीय बहन जी ने शुरू किया था, उसको ये आज तक पूरा नहीं कर पाए। मेट्रो को ये बिछा नहीं पाए। जो बहन जी ने जितने काम शुरू किए, चाहे वो एक्सप्रेस वे बनाने का काम हो, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट का काम हो, मेट्रो का काम हो, विकास की अन्य योजनाओं का काम हो, ये कुछ नहीं कर पाए दोनों सरकारों में। 2 सरकारें चली गई। आज बहन जी ने कहा कि हम आगे मूर्तियां नहीं बनाएंगे। आदरणीय बहन जी ने कहा कि हमने ठोक करके मूर्तियां बनाई हैं, अब हम मूर्तियों की बजाय जो और डेवलपमेंट के काम है उन पर फोकस करेंगे। सारे समाजों के जो लोग छूट गए हैं उन पर फोकस करेंगे। तो और दूसरी बात, ये शिवम त्यागी जी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, तो मैं इनको ये बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारे 10 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, 3 राज्यसभा के सांसद हैं, तो इनको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये बहुजन समाज की ताकत पूरे देश में फैली हुई है और अगर कोई बीजेपी को कोई हरा सकता है पूरे देश के अंदर तो वो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व से, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों से ये बीजेपी के लोग जो है हाशिए पर चले गए हैं, ये बौखला गए हैं। चलिए ठीक है, देखिए धर्मवीर जी, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने से तमाम राजनीतिक दलों को वोट प्राप्त हो जाएगी, तो आप जनता जनार्दन के मुंह को समझिए और समझिए कि वो अब सब देख रही है किसने विकास किया है और किसने सिर्फ जुमलेबाजी की है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी।